आता है, आप अपनी प्रेजेंट कर देना बेटा सब लोग। यस, नाउ यू कैन राइट योर प्रेजेंट एज इन कमेंट बॉक्स। सभी लोग अपनी प्रेजेंट कर दे फटाफट, कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने नाम से प्रेजेंट कर दें। शाबाश बेटा, अवनी, वेदिका, वरुण, फटाफट अपनी प्रेजेंट करें। ये ऑनलाइन प्रेजेंट है तो ध्यान रखिए, इसमें ऑनलाइन प्रेजेंट होती है, आपको प्रेजेंट कर देनी होती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पहले एक हिंदी में है उसको सुनिएगा, उसके बाद एक इंग्लिश में है, दोनों वीडियो वो सुनिएगा। ओके, यस सर। आराम से सुनिएगा, ध्यान से। हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। रोशन का बर्थडे होता है तो उसके ग्रैंडफादर उसको बर्थडे पर बहुत सारे पैसे देते हैं, यानी नोट्स देते हैं। तो उसे कैसेट खरीदना होता है, लेकिन उसको देखना भी होता है कि जो ब्रांड न्यू नोट्स है उस पे प्रिंट किया है। तो वो नोटिस करती है कि राइट साइड पे जो है गांधी जी बने हैं बहुत अच्छी सी स्माइल करते हुए, और लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लायंस बने हुए हैं। तो उसके माइंड में डाउट आता है कि गांधी जी तो चलो मैं जानती हूँ गांधी जी को, लेकिन लायंस क्यों प्रिंट है इस पे। तो आज हम देखेंगे कि लायंस क्यों प्रिंट होते हैं हमारे नोट्स पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक किंगडम इक्वल टू एन एम, की जो बहुत बड़े बड़े किंग बताई थी ना नोट वाली, कि नोट पे या कॉइन सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। की जो स्टोन्स वगैरह होते थे ना उन तो वो दोबारा से ज्वाइन, जिन्हें वॉइस क्लियर नहीं आ रही है लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करिए, और जो नए जुड़े हैं वो अपनी प्रेजेंट ध्यान से फटाफट से लेफ्ट होकर के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी करिए। यस, मैं वापस से शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इक्वल टू एन एम्पायर, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था एम्पायर। तो अब जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना नोट वाली, कि नोट पे या कॉइन पे जो लाइंस होते हैं वो क्यों प्रिंटेड होते हैं, तो ये बहुत पुरानी कहानी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो स्टोन्स वगैरह होते थे ना उनके पिलर्स पे काफी ऐसे लॉयन, टाइगर, इस टाइप के एनिमल्स बनाए जाते थे। तो ये जो लायन बनाया गया था सारनाथ में बनाया गया था। इस टाइम पर एक अशोका रूलर होता था, बहुत ग्रेटर रूलर था, यानी कि बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था। इसका रूल पूरे आसपास के एरिया में बहुत अच्छे से चलता था। और ये जो अपनी इंस्ट्रक्शंस है ना वो एक इंस्क्रिप्शन पे लिखवाता था, यानी कि कोई जैसे दीवार हो गई, प्लेन या फिर कोई सरफेस हो गया, उस पे खुदवा के अपनी इंस्ट्रक्शन लिखवाता था कि ये चीजें लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। तो उन्हें बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शंस। तो देखने से पहले कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है, उससे पहले हम इनके किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है एम्पायर। अब आपको ये फिगर शो हो रही है लाइन की, तो इसे बोलते हैं द लाइन कैपिटल। अब किस किस ने अपने कॉइन्स पे और नोट्स पे इस फिगर को देखा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और 2300 ईयर पहले की बात है, ध्यान से सुनना। एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा हुआ बिंदुसारा, और फिर उसका भी बेटा हुआ अशोका। मतलब पूरी की पूरी डायनेस्टी बन गई, वंश बन गया। बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, मतलब लाइन ही लगा दी इन्होंने तो। और जो अशोका था ना वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जो दादाजी है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है
उनको चाणक्य ने सपोर्ट किया है, और चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था, जिन्होंने अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी, यानी कि एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो जो रेड रेड डॉट वाला एरिया है ना, उस पे इंस्क्रिप्शन मिली थी अशोका के। इंस्क्रिप्शन यानी कि उसने खुदवा खुदवा के दीवारों पे लिखवाया था अपनी इंस्ट्रक्शंस की, ये लिखो ये लिखो। और जो सिटीज थी, अशोका की जो सिटीज थी, वो ब्लैक जो आपको मार्क दिख रहा है, वो सारी सिटीज है, इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि पाटलिपुत्रा, तक्षशिला और उज्जैन। अब जो तक्षशिला था ना, वो नॉर्थ वेस्ट साइड में था, तो इसको बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट गेटवे था। नॉर्थ से जब साउथ में जाते थे तब उज्जैन पड़ता था। ये देखो, ये रहा उज्जैन। अब हमें पता चल गया कि जो 3 कैपिटल थे, यानी कि इंपॉर्टेंट कैपिटल इसकी कौन कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला। अब आपको कोई भी मैप देता है ना और बोलता है जरा तीनों कैपिटल लिख के दिखाओ, तो फटाफट से लिख देना। अब जो मर्चेंट और ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे ना, वो तो सिटीज में I have to stop and tell you guys about Lecturio. Lectu. रहते थे, यानी कि उनके मजे ही मजे थे। लेकिन जो विलेजेस में रहते थे, जैसे कि फार्मर्स और हर्डर्स, वो बेचारे मेहनत ही करते रह जाते थे। अब सेंट्रल इंडिया में जो था, यानी कि सेंट्रल इंडिया ही बीच वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो थे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो हंटिंग और गैदरिंग भी होती थी इस टाइम पर। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोग रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे, उनका फूड भी डिफरेंट होगा, उनके क्लोथ्स भी डिफरेंट होंगे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? अब एम्पायर किंगडम से कैसे डिफरेंट थे वो देखते हैं हम। एम्पायर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे किंगडम से, इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको संभालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होती थी। अब पैसा तो किंग खुद से लाएगा नहीं ना, वो क्या करेगा, लोगों से हड़पेगा, यानी कि टैक्स टैक्स कलेक्ट करेगा, तब जाके वो अपने अच्छे से किंगडम को रख पाएगा। और बहुत बिग बिग आर्मी भी चाहिए होगी इसे। रूलिंग द एम्पायर। अब इस एम्पायर पे उसने मैसेंजर्स भी थे। ये मैसेंजर्स वो होते हैं जो इधर उधर जाते हैं और एकदम एजेंट्स होते हैं, दूसरों की बातों को राजा तक लेकर आते हैं चुपचाप से। और जो एम्परर होते थे, यानी कि जो किंग पर वाइस करते थे अपने पूरे किंगडम को और एम्पायर को, और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, सीनियर मिनिस्टर होते थे, उनकी हेल्प लिया करते थे ये। अब जो तक्षशिला और उज्जैन वाला एरिया था ना, उसमें इतना जो एम्परर जाया नहीं करता था, तो उसको वो खुद ही कंट्रोल किया करते थे। तो जो रॉयल प्रिंसेस होते थे या फिर और भी जो मेंबर्स होते थे एम्परर के, तो वो अपने गवर्नर्स को सेंड करते थे, यानी कि भेजते थे कि जाओ टैक्स को कलेक्ट करके लाओ, या फिर जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं नहीं चल रहे वो देख कर आओ। अब इस स्टोरी को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी एक एम्परर बन जाना चाहिए। कम से कम ऐश की जिंदगी तो होगी। देखो कितने मजे से वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है और सबको अपना ऑर्डर भी दे रहा है। काश मैं भी ऐसे ऑर्डर दे पाती सबको। अब जो मौर्यन एम्परर्स होते थे, वो रोड और रिवर पे ज्यादा अपना कैप्चर करते थे, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखते थे वो कि बहुत अच्छी है वहाँ की, और रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा, और ट्रिब्यूट भी मिलेगा। ट्रिब्यूट होता है जैसे कि कोई फॉरेस्ट में काम कर रहा है तो वो राजा को वुड ला के देगा, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो वो राजा को राइस वगैरह ला के देगा, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिब्यूट। अब अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, वो एक तरीके से ब्लैंकेट था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। और जो साउथ इंडियन वाला एरिया है, वहां पे गोल्ड और प्रीशियस स्टोन बहुत ज्यादा मिलते थे, तो ये दोनों एरिया इस वजह से कैप्चर किया गया था। अब ट्रिब्यूट तो हमें अच्छे से पता चल गया कि क्या होता था, लेकिन ट्रिब्यूट जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया जाता था। जैसे जब राइस हुआ, जब चावल की फसल हुई, तब राइस दे दिया, अदरवाइज नहीं दिया। लेकिन जो टैक्स होते थे ना, वो तो देने ही देने पड़ते थे, यानी कि पैसा तो देना ही देना पड़ता था लोगों को, चाहे आप ट्रिब्यूट दो चाहे मत दो, लेकिन आपको टैक्स तो देना ही देना है। तो जो फॉरेस्ट था ना, जैसे फॉरेस्ट वाला रीजन है, वहां पे एलिफेंट्स होते थे, टिम्बर्स होता था, हनी होता था, वैक्स होता था,
तो ये सारा मॉडर्न ऑफिशियल्स को दिया जाता था। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब सेल्सस निकेटर ने अपना एम्बेसडर भेजा यानी कि दूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में गया यानी कि एम्पायर में गया। तो वो देखता है, हुडी बाबा यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा है सब कुछ, ग्रैंड रॉयल प्रोफेशंस हो रहे हैं, यानी कि जो राजा है वो सिर्फ एक रॉयल पार्टी में ही जाता है या फिर बहुत बड़ा ओकेशन होता है तभी जाता है। और उसकी जो पालकी है वो गोल्डन कलर की है, और जो एलिफेंट उसके आसपास है वो बहुत डेकोरेटेड है गोल्ड और सिल्वर से। देख स्टार्ट हो गई होगी चूतिया क्लास। हो गई, ज्वाइन भी हो गए। और कुछ लोग जो है वो ट्रीज को लिए हुए हैं, और उन ट्रीज पे काफी सारे बर्ड्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, और बहुत सारे पैरेट्स भी हैं। और जो आर्मी है उसमें मोस्टली वुमेन्स वगैरह हैं। और आर्मी राजा इसलिए आसपास रखे हुए हैं क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे मार ना दे। और जो सर्वेंट्स हैं वो पहले खुद फूड को टेस्ट करते हैं, उसके बाद राजा को देते हैं। और राजा किसी भी बेडरूम में 2 रात से ज्यादा नहीं सोता है। तो मतलब इतना स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी राजा को उस टाइम पर। अब जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है जिसे आजकल हम पटना बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती थी। और बहुत बड़ी बड़ी वहां पे वॉल हुआ करती थी यानी कि दीवारें हुआ करती थी। 570 टावर्स थी, 64 गेट्स थे, और जो हाउसेस थे वो 2 और 3 स्टोरी थे यानी कि 2 या 3 मंजिल के हुआ करते थे, जो कि वुड और मड ब्रिक से बने थे। और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी हुआ करते थे जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे से बर्ड्स हुआ करते थे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अशोका अ यूनिक रूलर। अब इसे यूनिक क्यों माना गया है? क्योंकि उस टाइम का बहुत फेमस रूलर था मौर्यन एम्पायर का, और इसने काफी सारी इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाई थी, जो यानी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखवाई थी दीवारों पर। और जो दीवारों पर लिखवाई थी वो किस लैंग्वेज में थी? वो प्राकृत लैंग्वेज में थी यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं। और प्राकृत लैंग्वेज हमें पता ही है, जो ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल पीपल भी जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं उसे बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अब अशोका की वॉर हुई थी कलिंगा में, यानी कि कलिंगा जो उड़ीसा वाला एरिया है, वहां पर अशोका इस वॉर को जीत गया था। लेकिन इस वॉर में बहुत सारे बेजुबान लोग मारे गए थे। तो जब अशोका ने ये सब चीजें देखी तो उसने सोच लिया कि अब मुझे कोई वॉर करना ही नहीं है। तो ये ऐसा पहला किंग था जिसने वॉर जीतने के बाद भी बिल्कुल हथियार छोड़ दिए थे कि अब मुझे कोई वॉर आगे करना ही नहीं है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई की हो और उसके बाद आपको फील हुआ हो कि यार ये तो गलत किया मैंने, अब मुझे कभी इससे लड़ाई करनी ही नहीं है, इससे क्या मुझे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अब एक इंस्क्रिप्शन है अशोका की जिसके में डिस्क्राइब किया गया है कलिंगा वॉर को। अब 8 ईयर के बाद अशोका ने इस वॉर को जीता था, लेकिन उसने जब देखा कि लाखों पीपल ऐसे ही मर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा यार ब्राह्मण्स मॉन्क की क्या गलती है, वो भी मारे गए हैं, कुछ जो इनोसेंट पीपल है, जो काइंड पीपल है, बहुत दयालु पीपल हैं, वो भी मारे गए हैं, जैसे कि सर्वेंट्स हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, कुछ रिलेटिव्स हो गए कुछ लोगों के, तो उनको भी ऐसे ही मारा गया है। तो ये चीज तो बहुत गलत है। ये सब चीजें देख के अशोका बहुत सैड हो गया और उसने धम्मा को एक्सेप्ट कर लिया। धम्मा मतलब होता है नो वॉर। अब इस स्टोरी को देख के मुझे एक डायलॉग याद आता है कि हमें वार से नहीं, हमें लोगों को प्यार से जीतना है। अब अशोका ने ऑर्डर किया कि इंस्क्राइब कर दो यानी कि लिख दो दीवारों पे, जिससे कि ये सब चीजें मेरे ग्रैंडसन और जो उनके भी सन है वो देख सके और सीख सके कि हमें कोई वॉर नहीं करना है, हमें लोगों के साथ प्यार से रहना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, ये सारी चीजें। वॉट वॉज अशोकास धम्मा। अब अशोका धम्मा था क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई पूजा नहीं थी, या फिर आपको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है, या फिर आपको कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है, किसी की बलि नहीं देनी है। लेकिन जो फादर है वो अपने बच्चों को बताएंगे कि लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। और जो बुद्धा बताते थे सारी चीजें, उनको ये फॉलो करते थे, उनसे इंस्पायर्ड Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good थे, तो चाहते थे जो मैंने बताया है वो
सब अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आपको ये बुल की फिगर शो हो रही है, ये मॉडर्न पिलर पे बनी हुई है। इसको बोलते हैं रामपुरवा बुल, जो कि बिहार में बनाई गई थी, लेकिन अब ये राष्ट्रपति भवन में है। अब जो अशोका ने तो बोला कि भैया सब लोग धम्मा अपनाओ, यानी कि कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, यानी कि कोई बलि नहीं देगा किसी की भी, और जो भगवान की पूजा जिसे करनी है करो, जिसे नहीं करनी मत करो, लेकिन अच्छे कर्म करो। तो अब बहुत सारे लोग थे इसके एम्पायर में, वो आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि कोई किसी रिलीजन का था तो कोई किसी रिलीजन का था। फिर इसने सोचा अशोका ने कि क्यों ना एक धम्मा महामता अपॉइंट किया जाए। तो उसने एक ऑफिशियल में से एक पर्सन को बुलाया और बोला कि कुछ लोगों को अपॉइंट करो जो कि हर जगह पे जा जाके धम्मा के बारे में लोगों को बताए। तो ये जो मैसेजेस थे ना, ये काफी जगह पे स्प्रेड हुए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी। अब ये जो अशोका एम्परर था, इसने बहुत सारी रोड बनवाई और बहुत सारे कुएं बनवाए और बहुत सारे हाउसेस भी बनवाए, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। अशोकास मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट। अब अशोका जो है ना, वो क्या मैसेज देना चाहते थे अपने सब्जेक्ट से? वो कहते थे कि जैसे किसी की शादी होती है या फिर कहीं पे बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी को अपनी जर्नी पे जाना होता है, यात्रा पे जाना होता है, तो वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यानी कि पूजा वगैरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये यूजफुल नहीं है इतना, क्योंकि लोगों को इन सब चीजों के बजाय अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपना अच्छा नेचर रखना चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो उनके सर्वेंट्स और स्लेव्स होते हैं उनसे अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। मतलब कि जो व्यवहार होता है उनसे अच्छे से करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो क्रिएचर यानी कि जो भगवान ने, जैसे कि जानवर हो गए, नेचुरल पेड़ पौधे हो गए, उन सबको एक तरीके से सेव करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्राह्मण्स और मॉन्क को गिफ्ट देना चाहिए और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई और रिलीजन है तो उसके बारे में तुमने उल्टा ऊट पटांग बोल दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसा नहीं करना। उसके भी रिलीजन को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी की खुद के रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी ये बोलते हैं कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है, जो हमें मिली है, इंस्ट्रक्शंस मिली है, दिखी है, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी सारी लैंग्वेज में, जैसे कि देवनागरी में जैसे हिंदी में लिखा हुआ है आ, बंगाली में देखो कैसे लिखते हैं, मलयालम में कैसे लिखते हैं, और तमिल में कैसे, और अर्ली ब्राह्मी में कैसे लिखते थे। एल्सवेयर, अब इसमें बताया गया है कि जब मौर्यन एम्पायर था, यानी कि 2400 ईयर पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनी थी चाइना में। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि चाइना की और मंगोलिया की वॉर हुई थी। तो चाइना को थोड़ा डर था कि मंगोलिया उस पे और ज्यादा अटैक ना कर दे, इस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी वॉल बनाई जो कि 6400 किलोमीटर लंबी थी। और उसमें बहुत सारे लोग थे, यानी कि 1000 ऑफ पीपल ने उसको मिलके बनाया था। और वहां पे एक वॉच टावर भी है, यानी कि आप टावर पे चढ़ के देख भी सकते हैं आसपास के एरिया को। और उसके ऊपर एक सड़क भी बनाई गई है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वॉल थी। और अगर कभी आपको चांस मिले या मौका मिले तो वेकेशन पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने जरूर जाना। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। यस बेटा, सबने सुना, देखा सबने? यस सर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक। यस सर। चलो देखिए, एक एक चीज को समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ एक बार, ठीक है? फिर मुझे बताना दे कि आपने क्या क्या समझा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के ऊपर। आप सभी को बुक शो हो रही होगी, देखो एक बार, बुक शो हो रही है? यस सर। देखो ये चैप्टर है हमारा अशोका, एक राजा के बारे में है। अशोका नाम का एक राजा है और ये वो राजा है जिसने वॉर करना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे
एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसको मगध एम्पायर कहा जाता था, और मगध एम्पायर बहुत बड़ा था, इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और जो आप देखो, कभी आपने अगर नोट देखे हो, जो पैसे हैं, हम जब नोट देखते हैं तो नोट के ऊपर हम ये जरूर देखते हैं, है ना। और इस चीज को समझिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोट दिखाता हूँ मेरे पास है, उसमें मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। मेरा एक कैमरा ऑन हो रहा होगा, देखो, एक मेरा कैमरा ऑन हो रहा है, आपको सभी को दिखाई दे रहा है, देखो। यस सर। उसमें आपको एक पिलर के ऊपर देखो, लोइन दिखाई दे रहा है, लोइन देखो, यस सर। दे रहा है। ये जो यस सर। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है लोइन, उससे सिमिलर है ना। यस सर। यस सर। तो ये जो लोइन है, ये स्टैच्यू है, वो कहाँ से लिया गया है? ये अशोका के साम्राज्य से लिया गया है, उसके एम्पायर से लिया गया है ना। अब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। डायनेस्टी में क्या होता है, जब एक फैमिली के मेंबर्स रूलर के बाद रूलर बनते हैं, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, यानी एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, ऐसा एक फैमिली में ओपनली ये सब हो रहा है, उसे कहा जाता है डायनेस्टी। ओके, एक होती है देखो किंगडम, और एक होता है डायनेस्टी। समझिए डायनेस्टी और किंगडम का क्या मतलब है, कैसे समझना है। किंगडम होता है जैसे एक कोई राजा है, पर्टिकुलर कोई राजा है, उसको पूरा बहुत बड़े भाग में उसका रूल है, उसका शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको तो किंगडम कहा जाता है। और एक राजा के बाद उसका बेटा राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने, तो उसे कहा जाता है डायनेस्टी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उसका बेटा बिंदुसार बना, फिर बिंदुसार के बाद बिंदुसार का बेटा अशोक बना। तो जब किसी साम्राज्य में किसी डायनेस्टी या किसी राजा के फैमिली में से इस तरह से चीजें होती हैं, तो उसे डायनेस्टी कहा जाता है ना। उसके बाद हमने एक मैप देखा, इसकी जगह आपको राजधानियां भी ध्यान रखनी है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, ये समय समय पर इनकी राजधानियां रही हैं। तक्षशिला को नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता है। अब देखो जरा तक्षशिला कहाँ पे है, आपको दिख जाएगा, मैं आपको उससे दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखो, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यस, ये देखिए, आप तक्षशिला देख सकते हैं, ये रहा तक्षशिला। और देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हम इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट कहेंगे। तो जब भी मौर्य डायनेस्टी से लोग जाते थे तो तक्षशिला ही आता था, तो तक्षशिला को इसको गेटवे कहा गया, किसका, नॉर्थ वेस्ट का, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट है। ये भी देखो, ये लंबाका और कंधार, ये भी मौर्य डायनेस्टी में शामिल था, तो तक्षशिला से होकर के निकलते थे, इसलिए तक्षशिला को क्या कहा गया था, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। और सेंट्रल एशिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, भारत के वेस्ट में इधर वाला जो पार्ट है, उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल एशिया। अब मैं आपको सेंट्रल एशिया बताता हूँ, जरा देखिएगा, स्क्रीन शो हो रही है आपको, स्क्रीन शो हो रही है आपको। यस सर। यस सर। आपको मैं मौर्य डायनेस्टी का भारत के साथ में मैप बताऊंगा, आप मैप को जरूर देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गूगल अर्थ आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं, मैं गूगल अर्थ से आपको यहाँ शो करवा रहा हूँ, देखिएगा जरा। ये गूगल अर्थ एक ऐप है, जीमेल के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, वेट करिएगा। तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये। कंधार है जो पाकिस्तान में है, उसमें अफगानिस्तान में, सॉरी, कंधार अफगानिस्तान में है। जस्ट एक बार इसी को ओपन होने दो। ये देखो, ये गूगल अर्थ है, और गूगल अर्थ में आपको मैं भारत लेके चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो
1 मिनट। चलो अच्छे से बाद में समझाऊंगा, चलो क्लास लेते हैं। देखो ठीक है, वो कंप्लीट करना। कल होमवर्क से मिलेगा, कल हॉलीडे को कल हॉलीडे होमवर्क मिलेगा, से छुट्टी है तो के बाद 10 दिन का कल कल क्लास लगेगी, फिर उसके बाद ठीक है। हाँ देखो आप यहाँ भारत को देख पा रहे होंगे, दिख रहा है सभी को इंडिया? यस सर। यस Yes, यस सर। यस सर यस सर यस सर सर ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत में जब आप इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पाकिस्तान है, अभी शो हो जाएगा। देखिए ये इंडिया है और इंडिया के बिल्कुल पास में यहाँ देखो, देखो अब आप देख पा रहे होंगे, आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये यहाँ पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है और ये वाला अफगानिस्तान है। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। जब देखो जब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं ना, सेंट्रल एशिया, तो देखो देखो ये रहा सेंट्रल एशिया। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये सेंट्रल एशिया के नाम से है, जिसमें देखो जॉर्जिया, सीरिया, ईरान, इराक, ये जो पार्ट है ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो यहाँ भारत से जब जाते थे तो यहाँ तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला कहाँ है जरा आप देखिएगा, आपको यहाँ शो हो जाएगा, कंधार भी दिख जाएगा अभी। देखो पेशावर दिख रहा होगा, कंधार दिखा सभी को? कंधार दिखा? यस सर। देखो यस कंधार, सर। ये अफगानिस्तान में बेटा कंधार, देख रहे हो ना आप सब? यस सर। यस कंधार और पास में है कंधार, ठीक है। तो कंधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। यस सर। और देखो काबुल है जो अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। अब आपको क्या करना है आज के लिए, इस चैप्टर को रीड करना है पूरा, इस मैप को इसको ड्रॉ करना है। ड्राइंग टास्क में इसको नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। मैप 5 को आपको ड्राइंग टास्क में करना है। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रिंसिपल सिटीज हैं, यानी मेन जो सिटीज हैं उनमें जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी वो यहाँ मिली हैं। देखो कहाँ कहाँ मिली है, पढ़ के देखिए मेरे साथ। लंपाका, कंधार, मोनसेरा, शाहबाजगढ़ी, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, इधर देखो लुम्बिनी में, रामपुरवा बिहार में, डोरिया अरेराज ये बिहार में है, सारनाथ यूपी में, कुचपी ये यूपी में है, गुजरा ये एमपी में है। इधर देखो फिर उज्जैन, ये उज्जैन में डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, जो ब्लैक डॉट्स है ना वो इम्पोर्टेंट सिटीज है। ये देखो जैसे उज्जैन है ये सिटी है, पाटलिपुत्रा ये सिटी है, इधर आप ऊपर देखो तक्षशिला भी एक सिटी है। और जहां आप रेड डॉट देखोगे यहाँ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, जो राजा अपने आदेश होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनको वहां लिखवाते हैं पत्थर पे या केव्स के ऊपर। यस सर। ठीक है। और देखो ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी है, अरेबियन सी है, महाराज यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब राइटिंग टास्क में नोट करिए, राइटिंग टास्क नोट करिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डायनेस्टी, ये वाला, ये राइटिंग टास्क में करना है, डायनेस्टी। यस सर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में आपको लिखना है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए।
ये टैक्स जैसा नहीं होता है, जैसे टैक्स में तो होता है कि देना ही देना है, ये ऐसा नहीं है। राजा को एक रेगुलर बेसिस पे एक इनाम की तरह नजराना भेंट किया जाता था, और ये कोई वस्तु भी हो सकती थी। हु गेव, पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, अपनी इच्छा से कोई भी वस्तु को दान करते थे राजा को, उसे ट्रिब्यूट कहा जाता था। तो इसको राइटिंग टास्क में नोट करिए, ठीक है। दूसरा आप नोट करिए, मेगास्थनीज कौन था, लिखिए आप, हु वाज द मेगास्थनीज। राइटिंग टास्क में नोट करिए, हु वाज द मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द पाटलिपुत्र अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ऐसे लिखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र का जो आज नाम है वो क्या है, पटना। ध्यान रखिएगा, आज जो बिहार की राजधानी है पटना, उसका ही पुराना क्या नाम था, पाटलिपुत्र। तो इसमें जैसे मैं पूछू ना आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि पाटलिपुत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, जो मेगास्थनीज ने बताया, तो आपको ये वाली चीज राइटिंग टास्क में लिखनी है, ये वाली बात। और क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा और सुंदर नगर था। इट इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, एक बहुत मजबूत दीवार से, बहुत बड़ी दीवार से ये घिरा हुआ था। इसमें 570 टावर्स थे। टावर्स का मतलब होता है खंबे, ऐसे बहुत बड़े बड़े। 64 गेट, 64 इसके दरवाजे थे। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, मंजिला, यानी जो घर था, जो मकान था, वो बना हुआ था, वो 2 से 3 मंजिला था। आर बिल्ट ऑफ वुड, जो किससे बना हुआ था, लकड़ी से। एंड मड ब्रिक, मड यानी क्या होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी की जो ईंटें होती हैं, उससे बने हुए थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो वुड, राजा का जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और पत्थरों की चिनाई से उसको सुसज्जित किया गया था, सजाया गया था। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स, बगीचे उसके चारों तरफ लगे हुए थे। एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वहां पे जो पक्षी हुआ करते थे, पक्षियों का, छोटे छोटे पक्षियों के आवास बनाए गए थे, गार्डन्स बनाए गए थे, लकड़ी का महल बना हुआ था। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, पाटलिपुत्र के बारे में। आपको एक देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछना कि अगर पाटलिपुत्र को मोहनजोदड़ो से आप डिफरेंट करना चाहो तो क्या दोनों में क्या फर्क था। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा, आप समझ जाएंगे। मोहनजोदड़ो के जो भी मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, जबकि पाटलिपुत्र के मकान लकड़ियों से बने हुए थे और कच्ची ईंटों से बने थे। देखो सबसे बड़ा फर्क तो ये हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा, ग्रेट बात मिला है, लेकिन पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ बेटा बोलो। मोहनजोदड़ो के दरवाजे पीछे थे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। और इसके साथ ऐसा नहीं था, है ना। और इतने टावर्स नहीं थे मोहनजोदड़ो में जितने पाटलिपुत्र में थे। इतने दरवाजे, इतने गेट नहीं थे। अकेले एक महल के कितने गेट थे, देखो 64, बहुत, इतने सारे गेट, इतना बड़ा महल था उसका, राजा का। नेक्स्ट आपको लिखना है रामपुरवा बैल के बारे में, कि आज ये रामपुरवा बैल कहाँ मिलता है, और ये सबसे पहले स्कल्पचर कहाँ बनाया गया था, कौन से टाइम का है। इंडियन पिलर है, रामपुरवा में है। रामपुरवा कहाँ है, बिहार में है। और आज वर्तमान में ये कहाँ है, राष्ट्रपति भवन में है। और राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है बेटा, दिल्ली में है। यस सर, ठीक है, ओके। दिल्ली में। दूसरा देखो, अगला क्वेश्चन लिखिए राइटिंग टास्क में, व्हाट डू यू नो अबाउट अशोकास धम्मा। अशोक का धम्म क्या था, तो यहाँ से लिखोगे, अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by teaching of the Buddha. अशोक का धम्म ये कहता था कि आप किसी भगवान की पूजा ना करें, आप किसी देवी देवता की पूजा ना करें, ना आप कोई बलि दें, बल्कि आप, जैसे वो खुद महसूस करता था
कि वह एक पिता है और मेरे राज्य में रहने वाले सभी लोग क्या हैं, मेरे संतान की तरह हैं। और इसने देखो, आपने देखो इसने क्या किया, एक व्यक्ति, जब वो आपस में धर्म के नाम पे लोग लड़ते थे तो इसने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का काम क्या था, वह अपने जो मैसेज होते थे राजा के, उन मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, लोगों को सिखाता था धम्म के बारे में। और राजा ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, अपने जो मैसेज थे उनको रॉक्स, चट्टानों के ऊपर और पिलर्स, खंभों के ऊपर लिखवाया। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रामपुरवा का बैल आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें देखो यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ तो केवल डिजाइन बताई गई है, इसके नीचे की तरफ कुछ मैसेज भी लिखे गए थे। ये पूरा पिलर जब देखोगे ना आप मैप पे, नेट में देखना, सारनाथ का स्तंभ है, रामपुरवा का है, कालसी का है, गुजरा का है ना, धोली का है, जोगड़ का है। ये सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं इनमें कोई ना कोई मैसेज लिखे हुए हैं अशोका के। अशोका के मैसेज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, कहाँ कहाँ, सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में। अब देखो इनको सबको देखो, सीरिया कहाँ है, तो देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ सीरिया। यहाँ से जब भारत से आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, देखो आप जब भारत से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ईरान, इराक और इराक के पास में आपको दिख जाएगा सीरिया। दिख गया होगा सीरिया? यस सर, यस सर, यस सर। ये सीरिया है, यहाँ तक भी ये देखो कितना दूर है भारत से, है ना, भारत से काफी दूर है ना। यस सर, यस सर, सर बहुत ज्यादा। ग्रीस देखो, ग्रीस कहाँ है, ग्रीस देखो यहाँ तक भी है ना। और कहाँ कहाँ देखो, और इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ है, देखो इजिप्ट, देखो इजिप्ट तो अफ्रीका के बिल्कुल एरिया के पास है। देखो ये रहा, ये यहाँ पे इजिप्ट, देखो ये यहाँ रहा इजिप्ट। यस सर, सर ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। यही तो कह रहे हैं, उन्होंने अपने मैसेज को बहुत दूर दूर तक फैलाया। और जब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका तो हमारे बिल्कुल क्लोज है। देखो ये रहा श्रीलंका, सर श्रीलंका। हाँ बेटा। सर, यस सर, सर सर मैसेज इतनी दूर कैसे भेजते होंगे? बेटा उसने देखो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी ना। धम्म महामात्र का काम क्या था, अशोका के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इनके क्या होते थे, राजदूत होते थे। जैसे मेगास्थनीज को देखा था अभी आपने, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था ना वेस्ट एशिया में, जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। सर वो छल के, सर माइक म्यूट रखिए बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर वो कैसे जाते होंगे फिर? उस समय बेटा घोड़ों से जाते थे, है ना, हॉर्सेज होते थे। हॉर्सेज के माध्यम से एक जगह से, और हाथी होते थे। आपने अभी देखा था ना, इसमें बताया गया था कि हाथियों को सजा के रखा जाता था। और Yes, पता है sir. जब चंद्रगुप्त की शादी हुई थी ना, चंद्रगुप्त की शादी है ना, सुनो सुनो, चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, उसके साथ हुई थी। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में 500 हाथी गिफ्ट किए थे। पता है आपको, ये दहेज में, मतलब आप लड़की वाले देते हैं, बल्कि इसने गिफ्ट में, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। क्योंकि मगध जो डायनेस्टी थी ना, जो बिहार में विस्तृत थी, वहां हाथी बहुत ज्यादा पाले जाते थे। मौर्य डायनेस्टी में यात्रा करने के लिए हॉर्सेज और एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। यस सर। हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर सर ये सर हाथी या फिर सर घोड़ों पे जाते थे, और अगर सर बीच में कोई समुद्र पड़ता था तो सर फिर उसे कैसे? उस समय बेटा नाव भी तो हुआ करती थी, नाव से भी तो व्यापार किया करते थे ना। उस समय नाव से भी व्यापार होता था, बोट ले जाते थे ऐसी जगह। जैसे आपने देखा होगा चोला डायनेस्टी, यहाँ शिवाजी, ये ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में नौसेना को, जिसको हम नेवी बोलते हैं, नेवी को भी डेवलप किया था। लेकिन इतनी मात्रा में नहीं था जितनी मात्रा में हाथियों से और हॉर्सेज से व्यापार होता था, उतनी मात्रा में नाव से नहीं होता था। सर हाँ सर क्या बोल रहे हैं?
हाथियों को सर घोड़ों से सर वो समुद्र तक जाते थे, तो सर नाव में हाथियों को भी ले जाते थे बड़ी बड़ी। नहीं बेटा, हाथियों को ले जाना बहुत भारी पड़ सकता था ना, नाव टूट जाती। इतने भारी हाथियों को कैसे नाव में लेके जाते? केवल व्यक्तियों को या राजदूतों को ही लेकर जाने दिया जाता था, या कोई जरूरी सामान होते थे। अब जैसे हमने देखा इजिप्ट में लोग कैसे पहुंचे होंगे, केवल थल मार्ग से। और देखो कैसे पहुंचे होंगे, मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। आप देखना मैप से, मैं भारत से इजिप्ट जाऊंगा, है ना। अपन आप भारत से कब जाएंगे? इजिप्ट जाएंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, भारत से। यहाँ देखो पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ जाऊंगा? ईरान। अफगानिस्तान होते हुए कहाँ जाऊंगा? ईरान। इराक से फिर कहाँ जाऊंगा? देखो ईरान से इराक, इराक से कहाँ? सीरिया। सीरिया से फिर कहाँ जाऊंगा? लेबनान, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, फिर इजराइल के बाद कहाँ जाऊंगा? इजिप्ट। तो बताओ कहीं समुद्र आया बीच में? नो सर। नो सर। हाँ देखो, पर्शियन गल्फ को हमने यहीं छोड़ दिया। अगर बहरीन का कोई व्यक्ति ईरान जाना चाहे, समझो इस बात को, बहरीन का कोई व्यक्ति ईरान जाना चाहे तो उसको पर्शियन गल्फ से होकर के जाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ नाव की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो उसके पास नाव नहीं है, तो देखो वो बहरीन से होता हुआ कुवैत जाएगा, फिर कुवैत से घूमकर यहाँ आएगा, तो कितना लंबा रास्ता हो जाएगा ना। यस सर। इसलिए रास्ते में करने के, आपने देखा होगा वास्को डिगामा जो था, देखो वास्को डिगामा जब भारत आया था 1498 में, तो देखो पुर्तगाल कहाँ है, जरा देखो, समझो इस बात को। स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर, ये देखो यहाँ आपको स्वेज नहर दिखाई देगी। ये बिल्कुल बारीकी में आपको ये वाला जो पार्ट है, ये स्वेज नहर का हिस्सा है ना। ये स्वेज नहर है, पतली सी नहर बनाई गई है। ये देखो आपको यहाँ दिख जाएगी। अब देखो ये लिखा हुआ है स्वेज नहर। यस सर। यस सर। देखो स्वेज नहर ने है ना लाखों किलोमीटर की दूरी कम कर दी थी। कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है, जैसे देखो ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। अगर वो भारत आना चाहे तो आज तो देखो वो यहाँ से सीधा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी से पास होता हुआ इजराइल आएगा। इजराइल में फिर यहाँ वो स्वेज नहर से, फिर स्वेज नहर से कहाँ आएगा? देखो ये देखो स्वेज नहर से वो इस वाले पार्ट में आएगा। कर्सर जहाँ घूम रहा है इसको देखो, एरो कहाँ पे है, यहाँ से घूमता हुआ वो इधर सीधे भारत में पहुंच जाएगा। लेकिन पहले क्या था? पहले स्वेज नहर को खोला नहीं गया था, इसको बनाया नहीं गया था। तो देखो यहाँ पुर्तगाल है, देखो ये पुर्तगाल है, तो वास्को डिगामा है ना, इधर से मोरक्को, मोरक्को से फिर यहाँ अफ्रीका, अफ्रीका से इस तटीय कोस्टल इलाके से होता हुआ इधर 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 ऐसे करता हुआ ये अफ्रीका को पूरा पास करता हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से फिर वो सीधा भारत पहुंचा। तो कितना लंबा रास्ता उसको क्रॉस करना पड़ा था। सही है ना ये बात? यस सर। सी रूट का पता चला, सी रूट का जब पता चला तो फिर ये जो यात्रा थी ये कम हो गई। फिर यहाँ स्वेज नहर से डायरेक्ट यहाँ आने लग गई। यूरोप के जो कंट्रीज थे वो अब स्वेज नहर से आते थे। और स्वेज नहर यहाँ आप देख सकते हो, जो लाल सागर है, रेड सी, ये रेड सी है बेटा, है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये रेड सी है, ये अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन। ये यहाँ ये देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ने वाली जो नहर है, जो कैनल है, उसको स्वेज कैनल बोला जाता है। और मैं इसको और बारीकी से दिखाता हूँ। ये देखो ये है स्वेज कैनल। और देखो और बारीकी से देखो, यहाँ से छोटे छोटे जहाज आते थे। दिख रहा है सभी को स्वेज लिखा हुआ? यस सर। यस सर। ये आपको जाएगी। देखो ये नहर रही, देखो ये रही पतली सी नहर, दिख रही है नहर सभी को? यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? रेड सी को रेड देखो ये स्वेज नहर देखो पतली सी बनी हुई है। ये फ्रांस ने बनाई है बेटा, ध्यान रखना। स्वेज नहर को किसने बनाया था? फ्रांस ने। ये देखो ये स्वेज नहर है,
कितनी पतली है, यहाँ से जहाज आते हैं, व्यापार जो करते हैं, देखो ये यहाँ से ऐसे ऐसे आगे चले जाते हैं, ये देखो ये आगे चले जाते हैं, और ये यूरोप के कंट्रीज आ जाएंगे यहाँ। ये स्वेज गवर्नमेंट है, ये देखो ये रही स्वेज गवर्नोरेट, और ये यहाँ पे आ गया भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, ये देखो ये है भूमध्य सागर। दिख गया सभी को? यस सर। यस सर। बहुत बड़ी नहर है, बहुत लंबी नहर है, जो सीधा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये देखो कितना बड़ा है भूमध्य सागर, बहुत बड़ा है, ये है भूमध्य सागर। क्लियर? यस सर। क्लियर। ओके, अब जो मैंने राइटिंग टास्क और ड्राइंग टास्क दी है इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? फिर नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय सर। क्लास लेफ्ट कर सकते हैं बेटा, क्लास इज Bye, ओवर, sir. यू कैन जय हिंद लेफ्ट सर। नाउ। बाय सर। ओके, जय हिंद बेटा, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा। जय हिंद बेटा।